इसको एज अ पार्ट 1 ट्रीट करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सुनना। अभी तक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम लोग पढ़ चुके थे। डाल्टन पहला इंसान था जो कि ये बताया था कि एटम बोल के कुछ होता है। एटॉमिक जो दिया था हर चीज़ की, सबसे जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है हर चीज़ का, वो एटम से बनता है। एटॉमिक रेडियस के बारे में बात किया था, मतलब एटॉमिक लेवल तक ही बात था। एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके बारे में तब तक पता नहीं था, मतलब डाल्टन को पता नहीं था। तो चैप्टर 1 में तुम लोग पढ़े हो डाल्टन के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इस चैप्टर में आने के बाद एटम के अंदर क्या है, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या है, उसके बारे में डिस्कवरीज होना स्टार्ट हुआ। वो जो स्टार्ट हुआ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, वो बात होता है इस चैप्टर में, ठीक है। जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जो तुम्हारा एटम के अंदर भी झांका, एटम के अंदर क्या है वो बताने का कोशिश किया, एटम का मॉडल कैसा होता है, एटम दिखता कैसा है अंदर से, वो बताने का कोशिश किया, वो फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम क्या था, जे थॉम्सन। मतलब सबसे पहले कौन आया था एटम के बारे में बोलने के लिए, डाल्टन, ठीक। सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था, डाल्टन था, जो एटम के बारे में बताया, ओवरऑल एटम कैसा दिखता है, वह दिखता है वैसा कुछ नहीं बताया, एटम का मॉडल क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भी कुछ है कि नहीं, ये सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया था डाल्टन जी ने। उसके बाद ये आया जे थॉम्सन, नेक्स्ट साइंटिस्ट था जे थॉम्सन। जे थॉम्सन ने फर्स्ट टाइम एटम के अंदर झांका। जे थॉम्सन ही इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी माना जाता है, डिस्कवरर माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, जे थॉम्सन ने किया। तो जे थॉम्सन कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके ये बताया कि एटम का शेप ऐसा होना चाहिए, एटम का मॉडल ऐसा होना चाहिए, एक एटॉमिक मॉडल दिया। उसके बाद ये भी बताया कि एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन का खोज इसने किया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले मतलब आविष्कार हुआ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 नाम सुनते हो तुम लोग, जो एटम के अंदर रहता है। सबसे पहला चीज़ आविष्कार क्या हो चुका था, इलेक्ट्रॉन, कि एटम के अंदर कुछ चीज़ है, जो पहला चीज़ है पता चला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद इसी का एक्सपेरिमेंट को हल्का फुल्का फेर बदल किया था एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन बोलते हैं कोई। इसने ही क्या किया था ना, इसी का मतलब जे थॉम्सन का ही एक्सपेरिमेंट को हल्का सा अल्टरेशन किया था, हल्का फुल्का फेरबदल करके एक नया पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल निकालना था जो इलेक्ट्रॉन के अंदर रहता हो। इसी का नाम लिया क्या दिया था, प्रोटॉन, ठीक है। अगर देखा जाए, डीपली देखा जाए, तो प्रोटॉन का डिस्कवरी भी किसने किया, एक तरह से जे थॉम्सन ने ही किया, क्योंकि एकदम नया चीज़ लेके आया वो। अब उसी को हल्का सा और स्टडी करके एक चीज़ और नया खोज लिया, गोल्डस्टीन। तो ऐसा अगर तुम लोग सर्च करोगे या फिर पता करोगे, जीके बुक में दिखेगा गोल्डस्टीन का नाम, कि हु इज़ द डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन, तो हम लोग देखते हैं गोल्डस्टीन। बट मेरे हिसाब से किसको जाना चाहिए वो किताब, जे थॉम्सन को है, क्योंकि ये बहुत हल्का काम किया। 98% काम करके ये दे दिया, ये 2% मेहनत करके प्रोटॉन का नाम, एक नया आविष्कार अपने नाम पे ले लिया। बात समझ में आया। उसके बाद ये भी एक एटॉमिक मॉडल दिया था जे थॉम्सन। गोल्डस्टीन एटॉमिक मॉडल नहीं दिया था, इसी पे काम कर रहा था कि हाँ ऐसा ही होता है, और बट उसके अंदर प्रोटॉन भी होता है, ऐसा बोला था, ठीक है। उसके बाद एक आया था साइंटिस्ट रदरफोर्ड नाम का। रदरफोर्ड ने जे थॉम्सन का जो एटॉमिक मॉडल है उसको पूरी नकार दिया था कि एकदम गलत मॉडल है आपका, ठीक है। बट ये चला 100 साल के आसपास चला जे थॉम्सन वाला मॉडल, जिसको हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसको नकार दिया कौन, रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोलते हैं हम अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, सब अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद ये भी एक मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल, जिसमें हम लोग वो जानते हैं कि ये एक अंदर में कुछ चीज़ रहता है, उस चीज़ का नाम ये न्यूक्लियस दिया। तो न्यूक्लियस का आविष्कार कौन किया है, रदरफोर्ड फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस बोल के कुछ होता है अंदर में एटम का, जिसमें प्रोटॉन रहता है, ये भी बोला। न्यूक्लियस अभी तक नहीं हुआ था, वो इतना खाली बताया कि एटम प्लम पुडिंग मॉडल जैसा, वाटरमेलन जैसा कुछ नहीं होता। एटम एक खाली स्पेस होता है जिसमें हल्का सा छोटा पॉइंट जैसा एक जगह में प्रोटॉन रहता है, न्यूक्लियस रहता है जिसमें प्रोटॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है, घूमता है। बात समझ में आया। इस घूमता जो है वो घूमते घूमते वो एनर्जी रेडिएट करेगा, फिर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वो सब चीज़ को। इसको चैलेंज कौन किया था, चैलेंज करने का नाम, साइंटिस्ट का नाम याद है, मैक्सवेल एक थ्योरी बताया था, वो थ्योरी क्या है हम डिस्कस करेंगे। इतना साइंटिस्ट का नाम मतलब याद रखना है तुम लोग को। मैक्सवेल के बाद आएगा एक बोर्स एटॉमिक मॉडल। इतना का हम लोग पढ़ेंगे अभी कि डाल्टन क्या बोला, डाल्टन हम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी, यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग जे थॉम्सन से, फिर गोल्डस्टीन पे आएंगे, रदरफोर्ड में आएंगे, मैक्सवेल पे आएंगे, बोर पे आएंगे, ठीक है। आज हो सके तो हम लोग ये मैक्सिमम ये 3 तो कवर करेंगे, 3 या फिर ये 4। बोर एक अलग मॉडल है क्योंकि बोर में ज़्यादा चीज़ पढ़ना है,
पूरा का पूरा तुम्हारा वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, हर चीज़ आ जाता है बोर वाले में। इसका अलग से कोई मॉडल नहीं है, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये खाली एक्सप्लेन किया जो रदरफोर्ड बताया, सेम चीज़। रदरफोर्ड का खाली दिक्कत यही था कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपना बातों को, जो ये पूछा था, मैक्सवेल पूछा था, उसको एक्सप्लेन कौन कर दिया? बोर। अब क्या क्या हुआ था, कहानी शुरुआत से करते हैं। सबसे पहला साइंटिस्ट का नाम क्या था? जे थॉमसन। जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट क्या था? व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ जे थॉमसन? तो बोलेंगे इसका एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट बाय कौन? बाय जे थॉमसन। बाय जे थॉमसन। ये एक तरह से किसका एक्सपेरिमेंट था? इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि कैथोड रे किस चीज़ का डिस्कवरी किया था, तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी हुआ था इससे। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। सुनो अभी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था। तो सेटअप क्या था वो सुनना। सेटअप ये था कि एक ट्यूब लिया गया था, ट्यूब इस तरह का सिलेंड्रिकल ट्यूब, कुछ ऐसा था। ठीक, इस ट्यूब को बोलते थे कैथोड ट्यूब। कैथोड ट्यूब। ठीक है, इस ट्यूब में दो प्लेट्स लगाए गए थे ऐसे, इस तरह का एक प्लेट और इस तरह का एक प्लेट। ठीक है, एक प्लेट को तार से कनेक्ट करके ऐसे लगाया गया था बैटरी के साथ, और दूसरे को भी ऐसे करके ये दोनों को कनेक्ट किया गया था एक बैटरी के साथ। यह है एक बैटरी, ये क्या है? एक बैटरी। इस बैटरी का एक वोल्टेज रहता है, हर एक बैटरी का एक वोल्टेज रहता है। 10 वोल्ट का बैटरी आता है, 9 वोल्ट का बैटरी, 6 वोल्ट का, 5 वोल्ट का, छोटा छोटा बैटरी भी आता है। ये बैटरी का वोल्टेज बहुत ज़्यादा था। कितना ज़्यादा? तो 10,000 वोल्ट्स था। 10,000 वोल्ट्स। ये बात समझ में आया? मतलब बहुत ज़्यादा ही वोल्टेज का एक बैटरी लगाया गया था, बहुत ज़्यादा वोल्टेज। जो सबसे बड़ा वाला टर्मिनल होता है एक बैटरी में, तुम लोगों को पता होगा, एक प्लस टर्मिनल होता है और एक माइनस टर्मिनल होता है। दो टर्मिनल होता है, पता है? तो इसको बोलते हैं, बड़े वाले को बोलते हैं प्लस टर्मिनल, और जो छोटा वाला हिस्सा दिखता है उसको बोलते हैं माइनस टर्मिनल। ठीक है, तो प्लस टर्मिनल के साथ जो कनेक्टेड रहता है उस वाले प्लेट को क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं कि एनोड बोलते हैं? ये तुम लोग को हल्का फुल्का पता होगा। एक होता है कैटायन एनायन, एक होता है कैथोड एनोड। दो चीज़, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। वैसे ही कैथोड मतलब क्या और एनोड मतलब क्या, याद है? कैथोड नेगेटिव, ओके, एनोड हाँ उल्टा जानना, मतलब कैट आयंस, जब आयंस का नाम आ जाता है तो इसका मतलब पॉजिटिव होगा, और एन आयंस, ये हम बताए थे कि एन आयंस मतलब एन आता है इसमें तो नेगेटिव। बट जब कैथोड, कैटायन का नाम बदल के हम लोग कैथोड कर देंगे तो पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा इस बार? नेगेटिव। और एनोड का मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो ये बताओ सौरभ, क्या होगा ये वाला? कैथोड होगा कि एनोड होगा? कैथोड, पॉजिटिव, पॉजिटिव, कैथोड। सही बोल रहे हो? सही से देखो एक बार, इसको देखो, इस दोनों को देखो, एनोड होगा। बहुत बढ़िया, तो ये एनोड है। ये बात समझ में आई? ये एनोड है। और ये वाला क्या है? ये वाला प्लेट, ये है कैथोड प्लेट। ये लोग प्लेट है एक तरह का, लोहा का प्लेट। लोहा मतलब बोल सकते हो, या फिर कोई भी मेटल का प्लेट हो सकता है, जरूरी नहीं कि लोहा हो। ठीक है, करंट किधर से किधर बह रहा हो ये पता चल रहा है, तो बताओ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का संख्या किस में होगा? इसमें होगा कि उसमें होगा? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का संख्या किस में होगा? सेकंड। हेलो, हाँ हेलो, हाँ हाँ यस मैम, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भेज दीजिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अभी बताओ, ये पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करता है ऐसे। ठीक है, अब अगर कोई भी चीज़, अगर कोई मेटल है तो उसमें क्या क्या है अभी हम लोग को पता नहीं है, मतलब उस टाइम पे पता नहीं था, अभी हम लोग को पता है क्या क्या होता है। प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ठीक, समझ में आया? अब कैथोड रे में, कैथोड रे कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें बहुत सारा। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत सारा क्या है, अभी के ज़माने के हिसाब से बताया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स है। उस टाइम पे जे थॉमसन को पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स बोल के भी कुछ होता है। ठीक है, कैथोड में क्या है? नेगेटिव चार्ज है। और इसमें क्या है? ये पॉजिटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट का मतलब है कि को ही एनोड बोलते हैं। बात समझ में आया? जैसे यहाँ पे एक स्विच था, स्विच, यहाँ पे एक स्विच था। इस स्विच को जैसे ही ऑन किया गया, स्विच को जैसे ही हम लोग क्या कर दिए? ऑन कर दिए, तो देखा गया कि इस कैथोड से
कुछ रेज निकल के आ रहा है। क्या हो रहा है? कुछ रेज निकल के आ रहा है और एनोड के तरफ जा रहा है, ऐसा एनोड के तरफ जा रहा है। बात समझ में? ये दिख नहीं रहा है, इनविजिबल रे है एक तरह से, ये रेज दिख नहीं रहा है। पता कैसे चलेगा कि रे निकल रहा है? वो बताएंगे अभी थोड़ा देर में। इनविजिबल रेज है, दिख नहीं रहा है, ठीक है। पहला बात कि इस जगह में एनोड के तरफ जो ट्यूब था इसको एक फ्लोरोसेंट से ढका गया, फ्लोरोसेंट ट्यूब से, फ्लोरोसेंट मटेरियल, जब फ्लोरोसेंट मटेरियल बोलते हैं, हाँ ठीक है। फ्लोरोसेंट मटेरियल का मतलब जो जलता है, जैसे मान लो तुम लोग कभी रेडियम वगैरह देखे होगे। फ्लोरोसेंट का मतलब होता है कि जिसपे एनोड प्लेट, ये था एनोड प्लेट, यहाँ से रेज निकल के आ रहा था, बट वो भगवान तो है नहीं, इसको पता चल जाएगा कि रेज निकल के आ रही थी, इनविजिबल रेज था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना जो भी निकल रहा है। हम लोग को भी पता है इलेक्ट्रॉन है, बहुत ही छोटा पार्टिकल, एटम से भी छोटा है। और वो अगर उठ के यहाँ से आएगा तो किसी को थोड़ी ना दिखने वाला है। पता कैसे चला? तो उसको खाली अंदाजा हुआ कि कुछ निकला होगा, अगर तो कैसे पता चलेगा? तो एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया गया। जनरली ये फ्लोरोसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड का रहता है, जिंक सल्फाइड, ZnS बोलते हैं, ZnS, ठीक है। जिंक सल्फाइड क्या होता है कि एक ऐसा नॉर्मल जैसा मटेरियल ही लगेगा, बट उस पर अगर कोई चीज़ ऐसे पत्थर मार दोगे ना, या फिर कोई भी हल्का सा भी चीज़ उस पर अगर स्ट्राइक करेगा तो वो ग्लो करने लग जाता है, ठीक है। एक ऐसा मान लो नॉर्मल सा मटेरियल है, उस पर कोई भी चीज़ अगर स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक मतलब समझ में आ रहा है, पटक रहा है कोई इसको, तो उस जगह में ही, पर्टिकुलर जगह में एक दिखेगा स्पॉट, ग्रीन कलर का स्पॉट होगा, मतलब ग्रीन कलर का लाइट जलने लग जाएगा एक छोटा सा जगह में। बात समझ में आ रहा है? वैसा कुछ होगा। तो उससे पता चला कि और यहाँ पे फिर पार कैसे किया? तो इस एनोड प्लेट को हल्का हल्का क्या किया गया? छेद किया गया। इस एनोड प्लेट को क्या किया गया? हल्का हल्का छेद किया गया, एकदम हल्का हल्का माइन्यूट छेद किया गया इसमें, ठीक है। एक बड़ा सा ऐसा प्लेट था, उसमें ऐसे होल्स कर दिया गया। अब यहाँ से जब निकल के आ रहा होगा तब उसको पता नहीं चलेगा, बट इससे निकल रहा होगा, और ये हल्का हल्का कहीं कहीं लाइट ग्लो करने लगा। जब लाइट ग्लो करने लगा, अंदर तो कुछ है नहीं, अंदर तो एयर मॉलिक्यूल्स नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अंदर में लगाया गया था एक छोटा सा, यहाँ पे एक ऐसा वैक्यूम पंप। वैक्यूम स्पेलिंग क्या होता है? वैक्यूम स्पेलिंग क्या होता है? ये होता है VACCUM कि VACWM, ए की बी? ए नहीं, ए नहीं होता, ये गलत है। वैक्यूम का स्पेलिंग होता है VACWM, वैक्यूम, ठीक है। विश्वास नहीं हो रहा ना? एकदम नहीं हो रहा ना? हमको भी नहीं होता था, बट यही है स्पेलिंग, तुम लोग नेट में सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। तो वैक्यूम पंप लगाया गया। वैक्यूम पंप क्या करता है, देख लेना, उसको रहने दो अभी। तो वैक्यूम पंप क्या करता है? अंदर का जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसको सक करके बाहर निकाल के फेंक देता है, ठीक। एयर मॉलिक्यूल सक करने की जरूरत क्यों पड़ा? क्यों सक किया गया? रीज़न क्या था सक कराने का? हाँ, ये जलते रहता हर टाइम, तो पता चलता क्या कि कुछ निकल भी रहा है, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ रहेगा, एयर मॉलिक्यूल्स क्या करते रहता है? रैंडम मोशन करते रहता है और यहाँ जाके टकराएगा और जलते रहेगा। तो अगर एक्स्ट्रा कुछ यहाँ से निकल के आ रहा भी होगा तो हमको एक्स्ट्रा पता डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारा जलते रहेगा हमेशा। इसलिए पूरा एयर को क्या किया गया, यहाँ से सक करके निकाल दिया गया। और यहाँ पे जो प्रेशर बनाया गया, यहाँ पे जो प्रेशर बनाया गया वो लगभग में 0.0001, मतलब 0.001 mm/Hg रखा गया। mm/Hg ये प्रेशर का एक यूनिट होता है, अभी के लिए इतना जानो। जैसे पास्कल होता है, सुने होगे, वैसे ही mm/Hg एक प्रेशर का यूनिट होता है। कैसे होता है, क्या कहना चाहता है, अभी नहीं जानना। अभी खाली इतना जानो कि प्रेशर बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम, ना के बराबर प्रेशर है ही नहीं, ठीक है। वैक्यूम क्रिएट किया गया। क्यों इतना कम? पूरा ही हटाया क्यों नहीं गया? पॉसिबल नहीं होता पूरा हटाना, कुछ रह ही जाता है पार्टिकल्स। तो एयर मॉलिक्यूल्स है बट बहुत कम है, जो कि अगर इसको टकराएगा भी, इसको अगर मतलब यहाँ पे अगर स्ट्राइक भी करेगा तो बहुत देर बाद एगो आके कोई करेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर बहुत देर बाद एक स्पॉट दिख रहा है, इसका मतलब वो एयर मॉलिक्यूल है। और जैसे ही स्विच ऑन किए, थोड़ा देर बाद पूरा स्पॉट दिखने लगा, जलने लगा, इसका मतलब पक्का क्या है? कुछ ना कुछ इससे निकल रहा है। स्विच ऑफ कर दिए तो अब फिर से ये जलना बार बार फ्रिक्वेंटली बंद हो गया, अब बहुत देर बाद जल रहा है, जो एक आध को एयर मॉलिक्यूल बच गया है वो स्ट्राइक कर रहा होगा। ये बात समझ में आ रहा है?
अच्छा, यहाँ पे एनोड को, यहाँ पे कैथोड प्लेट को रखा गया ऐसे, इसमें कोई छेद नहीं किया गया था, बट इसको छेद किया गया था, इसलिए इसका एक नाम पड़ जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग परफोरेटेड एनोड प्लेट। एक आगे वर्ड लगा देते हैं, परफोरेटेड, परफोरेटेड, ठीक है। अभी रहने देते हैं इसको, वो दूसरा वाला मार्कर किधर है? हाँ, तो इसको बोलते हैं हम लोग परफोरेटेड, ये वाला वर्ड याद रखना। परफोरेट का मतलब उसमें क्या रहेगा, बहुत सारा होल्स रहेगा, टाइनी टाइनी पोर्स रहेगा, ठीक है, टाइनी टाइनी पोर्स। अब देखना, जैसे ये स्ट्राइक करने लगा तो ये जलने लगा, मान लो यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो उससे क्या पता चला कि इससे कुछ निकल रहा है, निकल के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो निकल के आ रहा है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही है, ये कैसे पता चला होगा? ये तो हो सकता है कोई रे आ रहा है जिसका कोई चार्ज ही ना हो, ये भी हो सकता है, पहला बात। दूसरा बात ये हो सकता है कि कुछ चार्ज हो बट पॉजिटिव चार्ज हो, बट ये कैसे पता चला कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही आ रहा है और ये टकरा रहा है? ये कैसे पता चलेगा? समझ पा रहे हो तुम लोग? हाँ, कैथोड प्लेट था एक, तो पहले बात इसलिए कि कैथोड से निकलेगा तो ज़्यादा अमाउंट में किसके पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही है। और कोई भी पार्टिकल स्विच ऑन करने के बाद अगर अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? जो ऑपोजिट होगा, मतलब नेगेटिव प्लेट हो, नेगेटिव रे ही होगा ये। दूसरा बात ये पता चला, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो ये है, मतलब कैथोड प्लेट है, इससे एक रे निकल रहा है जो पक्का से पक्का क्या होगा, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट, नेगेटिवली चार्ज रे होगा, नेगेटिव रे होगा, या फिर ये नेगेटिव पार्टिकल होगा। समझ आया पहली बात? उसके बाद फिर से एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया होगा कि रे तो है, ठीक है, समझ गए, एक एनर्जी है, एक वेव है, ठीक है, बट क्या इसके अंदर कुछ मास भी है? इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है कि नहीं होता? होता है। कितना होता है याद है? 9.1 10⁻³ kg मोल कॉन्सेप्ट भूल गए क्या? इसके पहले वाला चैप्टर जब पढ़ते थे, याद है ना? अच्छा ठीक है, तो इसको नहीं पता था, इसको हो सकता है, इसको अभी कन्फ्यूज़न में है कि हो सकता है जो भी नेगेटिवली पार्टिकल, नेगेटिवली रेज, नेगेटिव रेज निकल रहा है, हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी होगा, सिर्फ और सिर्फ वेव होगा, या हो सकता है कुछ मास होल्ड करने वाला पार्टिकल भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट वाला वर्जन में जब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया सेम टू सेम, उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड किया, यहाँ पे एक छोटा सा हल्का सा बहुत लाइट पेडल लगाया। पेडल में समझ में आ रहा है? पंखा टाइप का, पंखा टाइप का पेडल लगाया है, इसको पेडल बोलते हैं, पेडल, PADDLE। बहुत लाइट, अल्ट्रा लाइट एकदम, इतना हल्का कि क्या ही बोले, अल्ट्रा लाइट, ठीक है। मतलब एक हल्का पार्टिकल, हल्का से हल्का पार्टिकल कभी अगर इस पर स्ट्राइक करे तो ये क्या करने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा। बात समझ में आया? बट अगर कोई रे है, जैसे लाइट रे है, या फिर कोई रे है जिसमें कोई पार्टिकल नेचर है ही नहीं, जिसमें कोई मास है ही नहीं, वो चीज़ अगर इसमें टकराए तो कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया? जैसे मान लो यहाँ पे जो पंखा लटका हुआ है, ये एक पंखा है, अब मान लो हम लाइट ऑन कर दिए तो क्या ये घूमने लगा? नहीं, क्योंकि लाइट से भी तो रेज निकल रहा है, बट लाइट का रे में कोई पार्टिकल नहीं है, इस वजह से ये घूम नहीं रहा है। अब एक हवा का झोंका हम फैन चला दे बड़ा सा, यहाँ पे ब्लोवर चला दे, और वो वहाँ पे ऐसे फोकस करें तो फैन हल्का हल्का क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। क्यों घूमने लगेगा? क्योंकि जैसे ही हवा हम ऑन कर दिए तो यहाँ पे जितना भी एयर मॉलिक्यूल्स है वो जाके उसको स्ट्राइक कर रहा है। तो यहाँ से प्रूव हो रहा है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं हम लोग के इन्वायरमेंट में, इस क्लासरूम में, उसमें पक्का कुछ ना कुछ क्या है, वजन है, मास है, वो मास जाके उससे टकरा रहा है, इसलिए उसको घुमा पा रहा है। यहाँ से टॉर्च मारने लग जाए तो घूमेगा? नहीं घूमेगा, क्योंकि उसमें पता चल रहा है कि लाइट रे में इसका मतलब पार्टिकल नहीं है। तो वही पता करना था इसको कि जो निकल रहा है भाई इससे नेगेटिव चार्ज, जो भी नेगेटिव चार्ज निकल रहा है और इधर जा रहा है, वो नेगेटिव चार्ज रे है बस, कि ये पार्टिकल भी है, इसके पास कुछ मास भी है। उसके लिए क्या लगाया गया? एक पंखा लगाया गया, जिसको हम लोग पेडल बोलेंगे, और बहुत ही लाइट वेट का बनाया गया। लाइट वेट क्यों? क्योंकि उसको पता था कि जो भी निकल रहा होगा बहुत छोटा पार्टिकल निकल रहा होगा। कैसे पता कर रहा होगा कि छोटा पार्टिकल? क्योंकि दिख नहीं रहा आँख से दिख नहीं रहा होगा, मतलब बहुत टाइनी कुछ निकल रहा होगा। अगर ये पार्टिकल है, अगर ये मास कंटेन करता है तो बहुत छोटा मास कंटेन कर रहा होगा, तो इसके लिए बहुत लाइट लगाना पड़ेगा। और लाइट लगाया और घूमने लगा, लाइट पेडल लगाया तो ये क्या होने लगा, घूमने भी लगा। तो पता चल गया कि यहाँ से जो रेज निकल रहा है वो रेज सिर्फ रेज नहीं है, वो एक पार्टिकल भी है, उसके पास कुछ मास भी होगा। मतलब इसके पास क्या है, दो चीज़, एक तो चार्ज है, वो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और दूसरा पता चला वो नेगेटिव चार्ज रखता है अपने अंदर, बट है एक मैटर, एक पार्टिकल जिसके पास कुछ मास है। बात समझ में आई है पूरा कहानी? फिर से एक बार सुनो। एक कैथोड ट्यूब लिया गया,
उस कैथोड ट्यूब का से एक दो प्लेट सजाया गया। एक प्लेट था नेगेटिव चार्ज प्लेट जिसको हम लोग बोलते हैं कैथोड प्लेट, एक लिया गया एनोड प्लेट जिसको छेद किया गया बहुत सारा और उसका नाम था परफोरेटेड एनोड प्लेट। ठीक है, परफोरेटेड एनोड प्लेट। एनोड को कनेक्ट किया जाता है किससे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। कैथोड को कनेक्ट किया जाता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। ये जो बैटरी था ये बहुत ज़्यादा ही वोल्टेज का था, 10,000 वोल्ट का था। इस ट्यूब के अंदर साथ फिट किया गया एक वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप एयर को सक करके निकाल देता है बाहर, जिससे कि प्रेशर जो है अंदर का वो बहुत ज़्यादा ही घट जाता है। कितना हो जाता है? तो 0.001 मिलीमीटर ऑफ एच जी, mm ऑफ एच जी। ठीक है, इस पर अभी नहीं जाना है यूनिट पे, ठीक, बहुत कम होता है, इतना जानना है बस। उसके बाद स्विच ऑन किया गया। स्विच ऑन किया गया तो यहाँ से कुछ रे निकल रहा होगा, पता करने के लिए एनोड के तरफ वाला ट्यूब को एक कोट किया गया किससे? एक फ्लोरोसेंट मटेरियल से। फ्लोरोसेंट का मतलब जो जलता हो स्ट्राइक करने पे, उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल। वो फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या लिया गया? जिंक सल्फाइड लिया गया। जिंक सल्फाइड, अगर जिंक सल्फाइड में कोई चीज़ अगर स्ट्राइक करता है तो ग्रीन कलर का जलता है, तो ये ग्रीन कलर का जल रहा होगा। यहाँ भले हम रेड मार्कर से दिखाए हैं, तो ग्रीन कलर का जब जला तो इतना पता चला कि कुछ ना कुछ तो आ रहा है, और वो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ आ रहा है, नेगेटिव प्लेट से निकल के पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ रहा है। इससे ये पता चला कि जो निकल के आ रहा है वो पक्का नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर आ रहा है। दूसरा, जब पेडल लगाया गया तो पेडल घूमने भी लगा, मतलब इसके पास कुछ मास भी होगा। इतना सारा चीज़ पता चला। बात समझ में आया? अब इससे क्या क्या कंक्लूड हो वो लिखेंगे, पहले इसको लिख लो पूरा, वो देखते हैं। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या क्या था? पहला कंक्लूजन था कि ये जो रेज निकल के आ रहा है, रेज फ्रॉम कैथोड प्लेट, कैथोड प्लेट आर नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, पहला चीज़ ये, एज वाई, एज इट इज अट्रैक्टेड, एज इट इज अट्रैक्टेड बाई व्हाट? बाई पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड प्लेट, पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड प्लेट। पहला बात ये पता चला। दूसरा बात क्या पता चला कि कैथोड रे, कैथोड रेज हैव सम मास as it can affect the pedal inside it, pedal inside it। दूसरा चीज़ ये पता चला। तीसरा चीज़ एक एक्स्ट्रा चीज़ है तुम लोग के लिए, द चार्ज टू मास रेशियो। ये देखना बुक में लिखा होगा, चार्ज टू मास रेशियो, ये एनसीईआरटी में भी लिखा रहता है हल्का सा, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है ये। चार्ज टू मास रेशियो इज कांस्टेंट, वैल्यू याद रखना 7.5, 0.75 के आसपास होता है, 0.75 10⁻11 कूलम पर केजी के आसपास होता है ये। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली हमको एग्जैक्टली याद नहीं है, तो 0.75 10⁻11 ये एक इंटीजर है। इंटीजर मतलब गोटा गोटी वैल्यू है, पॉइंट देख के चकमा मत पढ़ना, पॉइंट है पर 2 पॉइंट हट, यहाँ पॉइंट हटेगा, 2 जीरो नीचे आएगा, 2 जीरो और इधर 11 जीरो है, ये 9 जीरो हो जाएगा, मतलब 75 के बाद 9 को जीरो है। और ये चार्ज का और मास का क्या है? रेशियो है। वो क्या रहता है? द चार्ज टू मास रेशियो इज कांस्टेंट, दैट इज इक्वल्स टू दिस व्हेन गैसेस प्रेशर आर ऑल्टर्ड। ऑल्टर्ड का मतलब क्या होता है? चेंज करना। जब हम लोग इसके अंदर के प्रेशर को चेंज कर रहे हैं या इसके अंदर के तुम्हारा गैसेस को भी चेंज कर रहे हैं, तो इसका जो चार्ज बाय मास का रेशियो है, चार्ज बाय मास का रेशियो वो चेंज नहीं हो रहा है, वो अनअल्टर्ड रह रहा है। हर नॉट अल्टर, सॉरी अनअल्टर्ड लिखना है, हर अनअल्टर्ड। ठीक है, चार्ज बाय मास का रेशियो क्या होता है वो समझेंगे अभी, पहले ये 3 पॉइंट लिख लो, तीनों पॉइंट। पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है कि रेज फ्रॉम कैथोड प्लेट आर नेगेटिवली चार्ज्ड एज इट इज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड प्लेट, ये समझ में आ गया। सेकंड बोला है कैथोड रेज हैव सम मास, उसके पास कुछ मास होता होगा, इट कैन अफेक्ट द पेडल इनसाइड इट, पेडल को घुमा पा रहा है, अफेक्ट कर पा रहा है, इसका मतलब पक्का कुछ ना कुछ मास होगा। थर्ड वाला पॉइंट समझते हैं। थर्ड वाला पॉइंट कह रहा है कि जो चार्ज है, चार्ज, अब चार्ज किसका? तो नेगेटिवली चार्ज का बात किया जा रहा है। जो भी चार्ज निकल रहा है और जो भी मास है, जितना चार्ज आ रहा है और जितना मास आ रहा है उस पार्टिकल लोगों का, उनका जो रेशियो है वो कुछ कॉन्स्टेंट सा आ रहा है। मतलब अगर मास हम बढ़ा दे रहे हैं, मास कैसे बढ़ाया जाएगा कि अगर हम ज़्यादा पार्टिकल्स निकाल रहे हैं उससे,
ज़्यादा पार्टिकल्स तो ज़्यादा चार्ज भी हो जा रहा है, मतलब जितना ज़्यादा ये बढ़ रहा है उतना ज़्यादा ये बढ़ रहा है। मान लो चार्ज है 2 कूलम का चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, पता है क्या? नहीं पता ना, कोई बात नहीं, ठीक है। 2 का चार्ज है मान लो, और 2 का मास भी है, तो रेशियो कितना आ रहा है 1। अब हम मास को बढ़ा दिए, मान लो मास को बढ़ा के 4 कर दिए, तो ऊपर का जो चार्ज है, एक एक मास पे चार्ज रहता है ना, तो मास अगर बढ़ा दिए तो उसका चार्ज भी ओवरऑल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये भी 4 हो गया, तो रेशियो क्या रह जा रहा है, कांस्टेंट। तो ये वो देखा एक्सपेरिमेंट बार बार करके कि जो चार्ज बाय मास का रेशियो वो सेम रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसको कोई कोई ऐसा लिखता है E/m रेशियो, E/m रेशियो, इसको ऐसे लिखा जाता है E/m रेशियो। ई का मतलब होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, आजकल लिखते हैं ऐसा, क्योंकि अब तो पता चल गया ना कि वो चार्ज जो कैथोड रे था वो एक्चुअली क्या था, इलेक्ट्रॉन ही था, इसलिए ई लिखते हैं। और मास मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, दोनों का जो रेशियो होता है वो सेम रहता है। बट अब सुनना मेरा बात, अब कोई एक साइंटिस्ट था, वो अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया, उससे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, बहुत अलग तरह का एक्सपेरिमेंट था, वो पढ़ोगे तुम लोग, सिलेबस में रहेगा नहीं। उसका नाम था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन बोलकर नाम था साइंटिस्ट का, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसको। उसके थ्रू से, उसके मदद से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला गया था, जो कि निकला कितना था, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज व्हाट, इसको पूरा सी को क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं। कूलम ये क्या है, एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, इतना ये सब नहीं जानना, बस ये जानना था, इसको रटना पड़ेगा कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये भी लिख लो साइड में अगर लिखना है तो, कि ये मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से आया था। एक्सपेरिमेंट कैसे था ये सिलेबस में नहीं है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये पता चला था। ठीक है, ये भी लिख लो। जो था वो कितना था, 0.75 10⁻11 इतना था E/m का रेशियो। ई निकाल लिया है, मतलब चार्ज निकाल लिया, ये चार्ज है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज निकल चुका है, कितना निकल चुका है, -1.6 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ पे है m, और यहाँ पे है 0.75 10⁻11। इससे सॉल्व करके m निकाला गया, ये m ही कितना निकला, m इतना निकला 9.1 10⁻31 kg। तो ये निकल गया हम लोग का मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट से पता चला था E/m रेशियो। E/m रेशियो का जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल है। जो चार्ज का वैल्यू है -1.6 10⁻19 कूलम, ये भी एक्सपेरिमेंटल है। और जो मास का वैल्यू निकला था वो कैसे निकला था, एक्सपेरिमेंटल नहीं निकला था भाई, कैलकुलेशन निकला था। मतलब हमको ये पता था, E/m का वैल्यू पता था, इसमें ई का वैल्यू भी पता चल गया बाय द हेल्प ऑफ मिलिकन सॉल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और उसके मदद से हम लोग क्या निकाल लिए थे, m निकाल लिए थे। तुम लोगों को खाली नाम याद रखना है कि E/m से निकला था m, इसका वैल्यू याद रखना है और इसका वैल्यू याद रखना है। ठीक है, जो मेन चीज़ है वो हम बता रहे हैं। अभी जो E/m कांस्टेंट है, E/m जो कांस्टेंट रह रहा है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, जो चार्ज का और मास का रेशियो रह रहा है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का, जिसको हम लोग बाद में इलेक्ट्रॉन बोले हैं, वो जो कांस्टेंट है उससे पता क्या चल रहा है कि जो भी चीज़ है वो कांस्टेंट अगर है, इसका मतलब ये है कि वो एकदम फंडामेंटल चीज़ है। फंडामेंटल चीज़ का मतलब वो सब में है, तभी वो चेंज नहीं हो रहा है ना। प्लेट को भी चेंज किया गया, मान लो पहले लिया था, मान लो गोल्ड का प्लेट, कभी ले लिया कॉपर का प्लेट, कभी ले लिया आयरन का प्लेट, तो वो चार्ज बाय मास का रेशियो क्या रह रहा है, सब में सेम रह रहा है। मतलब जो भी निकल रहा है उससे, सब में से नेगेटिव चार्ज जो भी निकल रहा है वो सब में सेम है। मतलब पता चला कि इलेक्ट्रॉन सब में होता है, चाहे वो आयरन प्लेट हो, चाहे वो गोल्ड प्लेट हो, चाहे वो कॉपर प्लेट हो, सब में इलेक्ट्रॉन, सबके एटम में इलेक्ट्रॉन होता ही होता है। समझ में आ रहा है? और जितना अमाउंट में निकलेगा मास, उसी अमाउंट में उसका चार्ज होगा, इसलिए रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। डिपेंड नहीं करता है कि गैस क्या है, डिपेंड नहीं करता है कि मेटल का कौन सा मेटल का कैथोड लिया है, कोई उस बात पर डिपेंड नहीं करेगा। ये बात समझ में आया कि चार्ज बाय मास का रेशियो सेम है, कांस्टेंट है। उससे क्या पता चला, उससे ये पता चला कि उससे जो भी पार्टिकल निकल रहा है वो सब में है और बराबर मात्रा में है और सेम है, सेम चीज़ है जो भी है सब में। तो इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है सब में रहता है, सब मेटल्स में, सब नॉन मेटल्स में। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। इसका एटॉमिक मतलब एटॉम ऐसा दिखता होगा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल दिया हुआ अपना, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, पहली बार कोई एटॉमिक मॉडल दे रहा होगा। इससे पहले कोई एटॉमिक मॉडल नहीं दिया था। थॉमसन पहला इंसान था जो एटम के अंदर के बातों को एक्सप्लेन किया एक मॉडल से।
मॉडल से मतलब एक प्रोटोटाइप से कि ऐसा दिखता होगा, ठीक है। वो क्या बोला कि एटम एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल मैटर है, जिसका पूरा का पूरा वॉल्यूम किससे बना हुआ है? प्रोटॉन से बना हुआ है, प्रोटॉन से। अब बोलोगे सर प्रोटॉन तो पता नहीं चला, अभी खाली इलेक्ट्रॉन पता चला, क्योंकि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या बताया? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया। जो कैथोड रेज था उसी का नाम बाद में जाके क्या पड़ गया? इलेक्ट्रॉन्स पड़ गया। प्रोटॉन अभी आया नहीं है, तो वो प्रोटॉन नहीं बोला, वो पॉजिटिवली चार्ज कुछ बोला। अब हम थोड़ा देर में कराते हैं वो गोल्डस्टीन वाला पहले हुआ था। अपना जे थॉमसन अपना वाला मॉडल मतलब जो एक्सपेरिमेंट है उसको किया पहले, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, उसको फेर बदल करके गोल्डस्टीन आया और गोल्डस्टीन क्या निकाला? प्रोटॉन निकाला, पॉजिटिव चार्ज निकाला। उसके बाद ये एक एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है। तो हम एटॉमिक मॉडल पहले बता दे रहे हैं क्योंकि हम लोग साइंटिस्ट वाइज चल रहे हैं। थॉमसन का बात कर रहे हैं अभी सिर्फ, थॉमसन क्या क्या किया उसके बारे में बात कर रहे हैं। थॉमसन क्या किया? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, कंक्लूजन लिखा, E/m रेशियो दिया, उसके मदद से मिलिकन के मदद से चार्ज निकाला, मास निकाला, ये सब निकाल लिया इलेक्ट्रॉन का। अब खाली एक एटॉमिक मॉडल देख लो, इसमें एक चीज़ खाली हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं कि जो प्रोटॉन है वो पूरे में भरा हुआ है। प्रोटॉन अभी डिस्कवरी होगा थोड़ा देर में, ठीक है, उसके बाद ही ये दिया गया था। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं कहीं क्या है? ये तो अजीब सा शकल बन रहा है, कहीं कहीं क्या है? एम्बेडेड है। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, एम्बेडेड, ये बताया गया, ठीक। इस मॉडल का वो नाम क्या क्या दिया? बहुत सारा जगह में अलग अलग नाम दिया जाता है। कोई कोई बोलता है प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। और कोई नाम याद है तुम लोगों को? वाटरमेलन मॉडल तो बताए थे। वाटरमेलन मॉडल का मतलब वाटरमेलन में जो रेड वाला पार्ट है, जो रेडिश पार्ट है, वो पूरा का पूरा कौन लेता है जगह? उसकी जगह में कौन आता है? प्रोटॉन। और वाटरमेलन में कहीं कहीं ब्लैक कलर का जो सीड्स होता है, सीड्स, उस सीड्स जैसा कौन रहता है एटम में? इलेक्ट्रॉन लोग। ये इसका एटॉमिक मॉडल था। ये बोला ऐसा होता है एटम, जो कि सब बोला कि वाह क्या बोला है, ऐसा ही होता होगा, सही बात है। और यही चलते रहा 100 सालों तक, फिर ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये है एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। इसका फेलियर पढ़ेंगे, ड्रॉबैक पढ़ेंगे, क्यों ये फेल हुआ। कब पढ़ेंगे? जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ लेंगे तब, ठीक है। ये लिख लो, मॉडल लिख लो कि पॉजिटिव चार्ज स्फीयर रहता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, ऐसा लिख लो, स्फीयर वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। ई गोल्डस्टीन नाम है इसका, ई गोल्डस्टीन। ये क्या किया था? ये कनाल रे एक्सपेरिमेंट किया था, कनाल रेज एक्सपेरिमेंट। तो कुछ है नहीं, नाम खाली अलग दिया था। ये है एक्चुअली कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ही, सेम है, कैथोड रे ही है, ठीक है। डिफरेंस क्या क्या है वो देख लेना बस। कैथोड रे क्या बनाए थे याद है? पहले एक ट्यूब लिए थे, फिर यहाँ पे एक प्लेट, यहाँ पे एक प्लेट, इस प्लेट से हम लोग कनेक्ट किए थे पॉजिटिव टर्मिनल को, पॉजिटिव, तो ये भी था पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? एनोड की कैथोड, एनोड। और यहाँ पे था एक बैटरी, ये था नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव के साथ कनेक्टेड, तो इसलिए नेगेटिव 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 नेगेटिव, और इसका नाम क्या था? कैथोड प्लेट, ठीक है। डिफरेंस सुनना, जो बैटरी है उसका वोल्टेज सेम ही रखा था, लगभग 10,000 वोल्ट के आसपास, ठीक। पिछला वाला में जो प्रेशर था, प्रेशर जो था वो वैक्यूम पंप से क्या किया गया था? सक करके निकाल के वैक्यूम बनाया गया था 0.001 मिलीमीटर ऑफ Hg, मतलब 10⁻³ मतलब 1/1000 हो गया था। इस बार कितना होगा? इस बार होगा सिर्फ 10⁻⁻1 मतलब 0.1 mm ऑफ Hg। मतलब पिछला वाला में प्रेशर बहुत ज़्यादा कम था, इस वाले में प्रेशर उतना ज़्यादा कम नहीं है, थोड़ा एयर मॉलिक्यूल्स को रहने दिया है। बात समझ में आ रहा है? मतलब इसमें एयर मॉलिक्यूल्स का संख्या ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है, क्योंकि प्रेशर क्या है, हाई है कि लो है? प्रेशर हाई है कि लो है? पिछले वाले से हाई है। प्रेशर क्या है? हाई है। पिछले वाला में एकदम लो था, लगभग वैक्यूम जैसा था, ये वैक्यूम नहीं है, थोड़ा बहुत प्रेशर है। दूसरा चीज़ क्या किया गया कि जो ZnS था यहाँ पे, जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट ट्यूब, वो इधर बनाया गया कैथोड के तरफ। बात समझ में आ रहा है? कैथोड की तरफ बनाया गया, मतलब यहाँ पे लगाया गया तुम्हारा फ्लोरोसेंट स्क्रीन, इसको फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये किसका बना हुआ होता है? तो बहुत सारे मटेरियल का, जनरली जिंक सल्फाइड का रहता है, ठीक। उसके बाद इसके अलावा और क्या चेंजेस किया गया? परफोरेटेड इसको बनाया गया,
इसको बनाया गया परफोरेटेड। परफोरेट का मतलब क्या होता है कि बहुत सारा माइनोट माइनोट टैनी टैनी क्या रहेगा, होल्स रहेगा, ठीक है, जिसके थ्रू कुछ चीज़ पास हो सकता है। अब फिर से यही एक्सपेरिमेंट किया गया, वापस स्विच ऑन किया गया। तो स्विच ऑन करके क्या हुआ था कि इधर से कुछ रेस निकलने लगा और उधर की ओर जाने लगा, उधर की ओर जाने लगा। तो ऑब्वियसली जो प्लस से निकल के नेगेटिव की ओर जाए और इसको एल्यूमिनेट करे, मतलब लाइट जलाए, तो इसका मतलब ये जो रेज लोग है ये पक्का कैसा रे होगा, पॉजिटिवली चार्ज रेज कि नेगेटिवली चार्ज रेज। तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये पक्का क्या है, पॉजिटिवली चार्ज रेज है। ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज, ठीक। और निकल किधर से रहा ये रेज, एनोड से। पिछला बार कैथोड से निकल रहा था, उसका नाम क्या दिए थे हम लोग, कैथोड रेज। एनोड से निकल रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एनोड रेज। बात समझ में आया। एनोड रेज था विजिबल, मतलब इसको देख पा रहे थे नेकेड आई से, ये नहीं भी लगाते तो चलता, ठीक है, एक दिख रहा था, इसमें विजिबल रेज हो जा रहा था। विजिबल रेज होने का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है कुछ हेवी पार्टिकल्स है। बात समझ में आ रहा है, कुछ हेवी है जो दिख रहा है लगभग। इस एनोड रेज दिख रहा था, विजिबल था, और इसलिए कनाल के फॉर्म में जा रहा था, इसलिए इसका एक और नाम पड़ गया क्या, कनाल रेज, ठीक। कनाल रेज एक्सपेरिमेंट इसीलिए इसका नाम पड़ा। बात समझ में आया क्या। अगर कोई पूछे जैसे कैथोड रेज ही क्या था, कैथोड रेज ही बाद में पता चला कैथोड रेज आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, कैथोड रेज इज आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स। बट जैसे ही एनोड रेज का बात आया, एनोड रेज का, तो एनोड रेज को ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलना है कि एनोड रेज आर प्रोटॉन्स। एनोड रेज डायरेक्टली प्रोटॉन्स नहीं है, एनोड रेज में प्रोटॉन्स है। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस। कैथोड रेज ही इलेक्ट्रॉन्स है, बट एनोड रेज ही प्रोटॉन नहीं है, एनोड रेज में प्रोटॉन्स है। बात समझ में आ रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो एनोड रेज फिर क्या है, तो बोलेंगे ये लोग गैसियस आयंस है, गैसियस आयंस है, जिसमें कंटेन्स पॉजिटिव पार्टिकल्स, कंटेन्स पॉजिटिव पार्टिकल्स नोन एज प्रोटॉन्स। ये बात समझ में आया, वंस मोर सुनना। कैथोड रेज आर व्हाट, कैथोड रेज आर electrons only, negatively charged particles known as electrons. Cathode rays are what, negatively charged particles known as electrons. What are anode rays, anode rays are gaseous ions, ये लोग ions है जो कि पॉजिटिवली कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स का नाम क्या रखा गया, प्रोटॉन। दोनों में डिफरेंस क्लियर है कि नहीं, ठीक, ओके। और क्या क्या, बस इतना काफ़ी है, और कुछ बताना है इसमें, नहीं, लिख लो बस। हाँ हाँ बोलो। प्रेशर इसलिए बढ़ाया था कि ताकि इंटरेक्ट करे प्रेशर, मतलब मॉलिक्यूल्स के साथ। अगर मॉलिक्यूल के साथ अगर गैसियस है ये, अगर ये दिख रहा है तो ये करेगा पक्का कुछ ना कुछ इंटरेक्शन गैसियस पार्टिकल के साथ, और गैसियस पार्टिकल इंटरेक्ट करेगा तो ही ये रेस का हम लोग को जो पाथ है वो विजिबल हो जा रहा है। पाथ विजिबल होने के लिए एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ तुम लोग इसमें बोल सकते हो कि इसमें जो चार्ज बाय मास का रेशियो है वो चेंज होगा कि चेंज नहीं होगा, इफ़ गैसेस आर चेंज्ड, इफ़ गैसेस आर चेंज्ड तो ई बाई एम रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा कि चेंज हो जाएगा, बताओ। चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा कि चेंज हो जाएगा, क्या लग रहा है। कैथोड रे वाला जो ई बाई एम रेशियो था, चार्ज टू मास रेशियो, उसको गैस चेंज कर रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कांस्टेंट रह रहा था, ठीक। इस बार एनोड रेज है जो कि गैसियस आयंस है, ध्यान देना गैसियस आयंस है। अब इस बार गैस हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो गैस चेंज करने से कांस्टेंट रहेगा कि चेंज कर जाएगा, चेंज करेगा, क्योंकि ये गैस ही है ऑलरेडी, ये गैसियस ही है, ये हैवी चीज़ है, गैस से ही ये डिपेंड हो रहा है हर चीज़। अब गैस चेंज करोगे तो ये चार्ज बाय मास का जो रेशियो है वो भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। बात समझ में आया, क्योंकि ये वाला था नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स रेज, और ये वाला था क्या, गैसियस आयंस। गैसियस आयंस मतलब गैस से ही वो आयंस बन रहा है। अब गैस से कैसे आयंस बन रहा है वो थोड़ा सा सुन लोगे तो सुन लो थोड़ा डिटेल्स में। कैथोड रे से क्या हो रहा है,
इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, कैथोड रे ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे कैथोड से निकल के इसमें आ रहा था ना, तो वो जो रेज था वो एक्चुअली रेज के फॉर्म में था, वो था इलेक्ट्रॉन फ्लो भी गया था ना, जब प्रेशर कम किया गया था तो इसमें क्या हो रहा था कि इससे भी रेज निकल रहा होगा, उससे भी रेज निकल रहा होगा। तो यहाँ पे लगाया गया था जिंक सल्फाइड। तो ये वाला क्या हो रहा था, परफोरेट था, जल रहा था, तो समझ में आ गया कि उससे कुछ निकल रहा है, उससे जो निकल रहा है उसका नाम कैथोड रेज है, उसी को बाद में इलेक्ट्रॉन बोला गया। इस तरफ से भी निकल रहा होगा उस टाइम पे भी, बट वो आयोनाइज नहीं हो पा रहा होगा, इसलिए क्योंकि गैस वहाँ पे था ही नहीं। मगर अगर मतलब ऐसा अगर होता कि इधर भी लगा दिया जाता, इधर भी लगा दिया जाता, इसको भी परफोरेटेड कर दिया जाता, उसको भी परफोरेटेड कर दिया जाता, तो इधर वाला तो जलता, इलेक्ट्रॉन आके निकलता इधर से, इधर वाला नहीं जाता, बट यहाँ से निकल रहा होगा, बट इसको गैस ना मिलने की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा होगा। ये है, समझ में आ रहा है? थोड़ा समझ में आ जाएगा, रुक जाओ। फिर जैसे ही ये वाला सेटअप किया गया, इसमें क्या हो रहा है, इससे भी निकल रहा होगा, बट इससे उतना अच्छे से निकल नहीं पा रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है बहुत ज़्यादा। प्रेशर, इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहा है इससे, डिफरेंस है यहाँ। बैटरी क्या करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है, खींच रहा होता है बैटरी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव, यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, तो इसको ऐसे खींच अट्रैक्ट कर रहा होता है। अगर बीच में कोई अट्रैक्शन वाला ऑलरेडी चीज़ है, जैसे मान लो हम इस चेयर को खींच रहे हैं, तो चेयर डायरेक्टली है तो हम खींच लेंगे, आसपास में बहुत सारा 3-4 और चेयर है, तो उसको खींचने में हमको तकलीफ होगा कि नहीं तकलीफ होगा ना। तो यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन्स का एक प्लेट, बात समझ में आ रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, बट हम यहाँ से इसको खींच रहे हैं, बट बीच में बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स। तो जब खींच रहे हैं हम तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा वो मॉलिक्यूल्स, तो हम अच्छे से खींच नहीं पाएंगे। तो खींचा बहुत निकलेगा उससे, बट ज़्यादा अमाउंट में नहीं निकल पाएगा। तो इधर जो फ्लोरेसेंट होगा वो बहुत एकाध को आएगा, उससे ज़्यादा तो एयर मॉलिक्यूल्स जाकर उसको मार देगा। ये बात समझ में आ रहा है? इसलिए पिछला वाला में वैक्यूम कर दिया गया था। वैक्यूम करने की वजह से क्या हुआ, अच्छे से हम निकाल पाए बहुत सारा एक साथ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया? इस बार क्या हुआ, एयर मॉलिक्यूल को डाल दिया गया, ठीक, जैसे डाल दिया गया तो इसको अब अच्छा से निकाल नहीं पा रहे, और अभी भी पिछला बार जैसा इससे भी निकल रहा है, बट पिछला बार वाला काम नहीं कर पा रहा था, पहुंच नहीं पा रहा था। क्यों नहीं पहुंच पा रहा था? इस बार क्यों पहुंच पा रहा है? क्योंकि गैस है। अब उससे क्या होगा, तो उससे वही बता रहे, सुनना कि जैसे ही यहाँ पे गैस है, तो गैस का भी क्या होता है, गैस का भी आइटम्स होता है बहुत सारा, ठीक। अब ये जो पॉजिटिव रेज है वो जैसे ही इस पर हिट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे हिट कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही हिट करेगा तो इस पर जो दूसरा नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज, उस पर भी ये होगा, क्या बोलते हैं, उस पर भी अट्रैक्शन होगा, और उसके वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन होने की वजह से वो ये इलेक्ट्रॉन्स लोग इधर पोलराइज कर जाएगा, इस साइड आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इस साइड आने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लोग इससे निकल जाएगा और इधर फ्लो करने लग जाएगा, इधर फ्लो करने लग जाएगा, और यहाँ पे जो बच गया वो एक पॉजिटिव चार्ज आयन है। फिर से सुनना, यहाँ पे एक एटम को हम बना रहे हैं, इसमें एक प्लस चार्ज भी है, एक प्रोटॉन भी है, एक नेगेटिव चार्ज भी है। आज के हिसाब से तुम लोग को पता है कि एक प्रोटॉन भी है, एक इलेक्ट्रॉन भी है, मान लो, ठीक है। एक प्रोटॉन वाला चार्ज आ रहा है, प्रोटॉन वाला, प्रोटॉन नहीं, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को स्ट्राइक करेगा तो इससे अट्रैक्ट होकर नेगेटिव चार्ज किधर भाग जाएगा, इसके ऑपोजिट में। पॉजिटिव नेगेटिव रिपल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना, तो इधर आ रहा है तो नेगेटिव इधर आने का कोशिश करेगा। तो जैसे ही इधर आने की कोशिश करेगा, जैसे दूर से यहाँ आएगा तो नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा। नेगेटिव जैसे ही इधर से निकल गया तो ये एटम है, इसमें कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। मतलब ये क्या बन गया, एक प्रोटॉन बन गया कि एक आयन बन गया। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ऊपर से पार हो रहा है? सही से बताना। जैसे ही एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो एटम एक प्रोटॉन बन जाता है कि वो एटम एक आयन बन जाता है। क्या बनता है, आयन बनता है। समझ में आ रहा है? और ये जो एटम है, जो आयन बन रहा है, वो किसका एटम है, ये गैस लोगों का एटम है। बात समझ में आ रहा है? तो वो गैस का ही आयन बन रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, गैसियस आयंस। बात समझ में आया क्या? तो वो गैसियस आयन क्या प्रोटॉन है? नहीं, गैसियस आयन में इलेक्ट्रॉन का कमी है क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। उसके अंदर में क्या होगा, प्रोटॉन का संख्या बढ़ गया होगा। समझ में आ रहा है? ऊपर से पार हो रहा है? सही से बताना, नहीं आ रहा ना? चलो ठीक है। जैसे मान लो एक सोडियम एटम ले लिया हम, Na, इसमें है मान लो 3 गो प्लस 3 गो माइनस। कोई आया प्रोटॉन वाला, इलेक्ट्रॉन लोग देख के अट्रैक्ट हो गया और इसको छोड़ दिया और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो गया, या फिर 2 ही मान लो, 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आ गया, ठीक। तो इसमें क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया पूरे एटम में, समझ में आया, Na+ हो गया। क्या बन गया, Na पहले न्यूट्रल था क्योंकि जितना प्रोटॉन था उतना ही इलेक्ट्रॉन था। अभी एक प्रोटॉन वाला रे आया, कहाँ से निकल के, एनोड से निकल के, इसको अट्रैक्ट करने, मतलब इसके पास आके टकराने का कोशिश किया, तब तक एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर उसके पास चला गया, उस एटम से बाहर निकल गया। जैसे ही एटम से बाहर निकल गया तो ये वाला प्रोटॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ये वाला प्रोटॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। बट इस वाला प्रोटॉन जिससे कैंसिल कर रहा था अपने आप को, वही इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, अब एटम से बाहर निकल चुका है। तो ये वाला प्रोटॉन, ये वाला जो प्रोटॉन है वो तो अब पॉजिटिव चार्ज बना देगा पूरे एटम को। बात समझ में आ रहा है? तो ये एटम कैसा बिहेव करने लगेगा, Na+ जैसा, पॉजिटिव चार्ज जैसा, ठीक। क्यों? क्योंकि क्या ये प्रोटॉन बन गया? नहीं, ये प्रोटॉन नहीं बना, इसके अंदर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया है। ये बात समझ में आ रहा है? जिसके वजह से पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है। इसलिए इसको हम बोल सकते, अगर ये गैस होता है इसको हम बोल सकते थे कि ये गैस का एक आयन है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, गैसियस आयंस। क्या इस गैसियस आयंस में क्या खासियत है, तो इसके अंदर प्रोटॉन्स है, मतलब वो कंटेन करता है एक पॉजिटिव पार्टिकल जिसका नाम क्या है, प्रोटॉन है। समझ आ रहा है क्या? अगर ये गैसियस को हटा दिया जाता तो ये तो आगे बढ़ता, बट ये आगे फर्दर नहीं बढ़ पाता क्योंकि कोई गैस नहीं था, किसी को हटा नहीं पाता, तो वो ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ा पाता, अपना संख्या बढ़ रहा है, अपना संख्या बढ़ा रहा है। 2-4 को निकल रहा है रास्ते में कि हम प्रोटॉन हैं, हम प्रोटॉन हैं, हम पॉजिटिव हैं। कोई और साइड में दिख गया कि हाँ तुम्हारे पास भी अंदर प्रोटॉन है ना, तुम क्या प्रोटॉन जैसा बिहेव क्यों नहीं कर पा रहा है, तो बोलेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी है, निकालो इलेक्ट्रॉन को, तुम भी बन गए प्रोटॉन, जॉम्बी जैसा, जॉम्बी अटैक जैसा, तुम भी प्रोटॉन बन गया, तुम भी मेरे साथ अब जा रहे हो आगे। कोई दिखा न्यूट्रल इंसान, उससे इलेक्ट्रॉन निकालो, उसको भी प्रोटॉन बनाओ, आगे अटैक करते रहो। इस तरह से काम हो रहा है। जैसे ही गैस को हटा दिया जाए तो ये काम बंद हो जाएगा, बेचारे को निकलेगा, सही बात है, बट बढ़ नहीं पाएगा आगे। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट्स? तो ये जो पहला वाला था वो इलेक्ट्रॉन था, दूसरा वाला गैस को अटैक कर करके वो लोग अपना प्रजाति वाला बना रहा था, बट वो फिर भी बन नहीं रहा था, वो जैसा बिहेव कर रहा था, उस जैसा बिहेव कर रहा था, इसलिए उसका नाम गैसियस आयंस पड़ गया। और गैसियस आयंस में क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन खाली हो चुका है, अब खाली क्या बच चुका है, प्रोटॉन्स, जिसका नाम प्रोटॉन रखा गया, जो कि कंटेन्स पॉजिटिव पार्टिकल्स है। ठीक है, पूरा ये पूरा काम जो नामकरण तक, एक्सपेरिमेंट से नामकरण तक कौन किया, ई गोल्डस्टीन किया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि एटम के अंदर 2 चीज़ है, एक है प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन। तीसरा चीज़ अभी तक डिस्कवरी नहीं हुआ है, अभी 2 ही चीज़ पता चला कि 2 चीज़ है। अब उस 2 चीज़ को सोच के ही जो थॉमसन अपना मॉडल दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल, जो इससे पहले बताएं, वो 2 चीज़ को सोच के ही वो मॉडल दिया कि एक एटम है जिसमें ज़्यादातर हिस्से में क्या छिपा हुआ है, प्रोटॉन छिपा हुआ है। ये कैसे पता चला कि ज़्यादातर में ही प्रोटॉन है? मास से, ठीक है, क्योंकि जब मास निकाला गया प्रोटॉन का, मास ऑफ प्रोटॉन, तो तुम लोग को याद होगा कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg के आसपास, जो कि इलेक्ट्रॉन से क्या था, बहुत ज़्यादा भारी था। तो इससे उसको लगा ऐसा, जो कि सही नहीं था, उसको ऐसा लगा कि प्रोटॉन ही ज़्यादा संख्या में होना चाहिए, क्योंकि उसका मास क्या है, ज़्यादा है, तो पूरे में ही इसका मतलब प्रोटॉन पक्का फैला होगा, और इलेक्ट्रॉन का मास कम है, बहुत कम है, इस वजह से कहीं कहीं क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ में आया? जो गलत हुआ बाद में। अच्छा, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 4 जॉन प्रोटॉन, 4 जॉन प्रोटॉन, तो वही होता है सेम जितना इलेक्ट्रॉन का है, बस प्लस में होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, पूरा बात समझ में आया? जे थॉमसन क्या किया, एक कैथोड ट्यूब लिया, जिसमें एनोड और कैथोड लगाया, उसके साथ एक 10,000 वोल्ट का बैटरी लगाया, ठीक है, और उसका जो वैक्यूम था, वैक्यूम पंप के मदद से पूरा एयर को सक कर लिया गया। इसका प्रेशर कितना मेंटेन किया गया, बहुत ही ज़्यादा लो, वेरी लो बोलना, याद नहीं रहा तो 0.001 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, जिसके वजह से वो गैस नहीं रहेगा तो हिंड्रेंस नहीं होगा। हिंड्रेंस मतलब पता है क्या? मतलब वो, मतलब डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, बीच में कोई आएगा नहीं, जिसके वजह से प्रेशर डिफरेंस के वजह से, प्रेशर कम होने के वजह से, और पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा गैप होने के वजह से, मतलब बड़ा बैटरी होने के वजह से, कैथोड वाले प्लेट से इलेक्ट्रॉन लोगों को खींच के बाहर निकाल रहा है और एनोड की तरफ अट्रैक्ट होकर जा रहा है वो, ठीक है। एनोड की तरफ क्या लगाया गया था, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाया गया था, जो कि जिंक सल्फाइड का होता है, जो कि क्या करता है, उस पर कोई स्ट्राइक करता है तो वो जलता है। तो जैसे ही स्विच ऑन किया जा रहा था तो कैथोड रे वाला से रे निकल के उसमें स्ट्राइक कर रहा था और वो जल रहा था।
जिससे पता चला कि वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है। और पार्टिकल है उसके पास मास ही, कैसे पता चला था कि एक पेडल लगा के, कि पेडल घूमने लग गया था तो पता चल गया था उसके पास मास भी है। तो पता चला कि जो कैथोड से रेज आ रहा है, जिसका नाम कैथोड रेज दिया गया था, वो एक तरह का नेगेटिव चार्ज क्या है, मास है, नेगेटिव चार्ज मैटर है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसका नाम क्या पड़ा, इलेक्ट्रॉन। क्या कैथोड रे के अंदर इलेक्ट्रॉन है कि कैथोड रे ही इलेक्ट्रॉन था? तो बोलेंगे कैथोड रे ही इलेक्ट्रॉन ही था। उसका नाम पहले कैथोड रे था, बाद में नामकरण होकर उसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया, ठीक है। उसके बाद आया गोल्डस्टीन कुछ नहीं किया, कुछ फेरबदल किया उसी के कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, जे थॉमसन वाला में। क्या किया, बस वो खाली प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। तो कितना बढ़ाया, तो बोलेंगे 0.1 mm ऑफ Hg कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा और उस चीज़ों को उल्टा किया, मतलब गैस को बहुत ज़्यादा भर दिया। प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या है कि गैस आ चुका उसमें। गैस आने से क्या हुआ कि कैथोड से निकल नहीं पाया ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स लोग, एनोड से बल्कि निकल गया बहुत सारा रेज, जिसको वो नाम दिया एनोड रेज, जिसका बाद में नाम पड़ा कनाल रेज, ठीक है। और कनाल रेज क्या कर रहा था, गैसियस एटम्स को खाली कर रहा था इलेक्ट्रॉन से, और वो जो गैस का एटम था उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा था, और वो जो गैस का एटम था वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जा रहा था। इसीलिए कनाल रेज को क्या बोला गया, दूसरा नाम से गैसियस आयंस बोला गया, क्योंकि गैस का ही आयंस बनाता है वो। और वो गैसियस आयंस के अंदर क्या रहता था, एक चार्ज पार्टिकल जो कि कैथोड के तरफ जा रहा था, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज था, और उसके अंदर कुछ मास था, इसलिए वो क्या था, एक पार्टिकल भी था। मतलब कनाल रेज क्या था, एक तरह का पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस, जिसके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल था, जिसका नाम क्या पड़ा, प्रोटॉन पड़ा। इस दोनों एक्सपेरिमेंट के मदद से हम लोगों को पता चला था, उन दोनों को या फिर थॉमसन को, कि एक एटम के अंदर दो पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है। पहला का नाम इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिवली चार्ज होता है, दूसरा का नाम प्रोटॉन है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज जो भी होगा वो बहुत भारी होगा, क्योंकि उसका मास निकाला गया था, ज़्यादा निकला था, जो कि 2000 गुना या बोल सकते हैं 1800 गुना भारी था इलेक्ट्रॉन के मास से। इस वजह से वो एक एटॉमिक मॉडल बनाया जिसको बोला गया वाटरमेलन मॉडल, जिसमें वो बोला कि पूरा का पूरा स्फीयर प्रोटॉन से बना हुआ है और उसमें कहीं कहीं एम्बेडेड किया हुआ है क्या, इलेक्ट्रॉन लोग। ये बात समझ में आया पूरा। इसमें याद रखने वाला क्या क्या वैल्यूज़ है, एक E/m का रेशियो का वैल्यू जो कि होता है 0.75 10⁻11 कूलम्ब पर kg, पहला वैल्यू। दूसरा वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि होता है 9.1 10⁻−31 kg। उसके बाद एक आता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है -1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब, ठीक है। और उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन आता है जो होता है 1.67 बोल सकते हो × 10⁻27 kg। इतना चीज़ वैल्यूज़ याद रख लेना, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी और प्रोटॉन का डिस्कवरी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, फिर बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। बीच में एक नाम और याद रखना, मिल्किन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का मदद लेके किया गया था क्या, इलेक्ट्रॉन चार्ज का इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला गया था, किससे, मिल्किन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। इतना याद रखना है, ठीक है। चलो।